হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, ইটছ মি ইয়ৰ ইনামুল ছাৰ। কি খবৰ তোমালোকৰ? আই থিংক ভালে আছা তোমালোকে? কলেজলৈ আহিবৰ সময় হয়তো হৈ গ'ল তোমালোকৰ। আহিবা, অতি সোনকালে আহিবা তোমালোকে, চিন্তা কৰিব নালাগে। লছ অফ মোশ্যন পঢ়ি আছোঁ আমি। লছ অফ মোশ্যনত আজি আমি লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছোঁ ফ্ৰিকশ্যনৰ বিষয়ে। আজি পঢ়িম আমি कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, आज हम पढ़ेंगे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में ना। ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है वो तो हम पढ़ेंगे। मुझे एक बात बताओ, অসমীয়াত কওঁ যে তুমি যদি এটা পিচ ৰাস্তাত পৰি যোৱা আৰু এটা নৰ্মেল মাটিৰ ওপৰত যদি পৰি যোৱা, পিছল খাই যোৱা, তো তুমি ক'ত বেছি দুখ পাবা? অবভিয়াছলি পিছল ৰাস্তাত বেছি দুখ পাবা, কাৰণ পিছল ৰাস্তাত ঘহটাটো বেছি। ओके, पीस रास्ते में क्या होता है, राफनेस ज़्यादा होता है, और नॉर्मल जो मिट्टी होते हैं उसमें राफनेस कम होता है। दैट्स लिए आपको जब चोट लगते हैं दैट इज़ पीस रास्ते में ज़्यादा लगता है और मिट्टी में कम लगता है। क्योंकि मैंने बोला था कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा, देखो अभी जो मेरा हाथ है ना, मेरे हाथ के ऊपर लगा रहा हो इतना कुछ मतलब पेन फील नहीं हो रहा। मैं अगर इसको अभी सोचो इसके ऊपर लगा रहा हूँ तो इसमें भी इतना पेन फील नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस सर्फेस इज नॉट सो मच रफ। बट ये अगर मैं सामने एक पीस रास्ते के ऊपर ऐसे ऐसे पूरा ठास करके दे दो तो यहाँ पर पूरा मेरा स्किन कट जाएगा। ओके, सो friction depends on the surface. Okay, because you know the friction concept is only it is an surface phenomena. Okay, now let's start करते हैं कि हेडलाइन लिखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट वर्ड जो लोगों का एडवांस में था, आई थिंक दे हैव वेल अंडरस्टैंड अबाउट इट। कोएफिशिएंट मतलब जो অসমীয়া যদি কয় সহযোগ বুলি কোৱা হয়। ओके, इफ यू राइट 2x here, 2 is the coefficient of x. Okay, so I can write okay like this. So फिजिक्स में कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, तो जब पढ़ेंगे वो समझ में आएगा अच्छी तरह से। नाउ सोचो ये एक सरफेस है, टेबल है, तो ये एक सरफेस है। ओके, सो ये टेबल क्या हो गया, पूरा राफ है अभी। ओके, नाउ इस टेबल के ऊपर मैंने एक बॉक्स रखा है। ओके, सो जो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा बॉक्स रखा है। सोचो एक बॉक्स ऐसा बैठा हुआ है, सर इट्स लुक लाइक ए क्यूब। ओके, नाउ ये बॉक्स सब ऐसा बैठा हुआ है, क्या ये बॉक्स की सरफेस, ये सरफेस भी राफ है? यस, ये भी सरफेस भी राफ है। सो बॉक्स की वजह से नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका mg लगेगा। बॉक्स का वेट की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज ग्रेविटी ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट यू नो। नाउ ये टेबल भी उसी वक्त एक ऊपर की तरफ उसको रिएक्शन करे, एक फोर्स लगेगा, दैट इज रिएक्शन। ओके, केयरफुली सुनना कि ये mg लग रहा है फॉर दिस बॉडी एंड रिएक्शन लग रहा है फॉर द टेबल उसको ऑपोजिट एक फोर्स दे रहा है, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। नाउ क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो सरफेस और इस बॉडी टेबल का सरफेस और इस क्यूब का सरफेस में ऐसे कांटेक्ट में है? यस सर, कांटेक्ट में है। सो अगर कांटेक्ट में है, क्या उन लोगों के बीच में इंटरलॉकिंग है सरफेस के दो एटम के बीच में? ऑब्वियसली है, कल जैसे मैंने दिखाया था। यस, नाउ ये इंटरलॉकिंग हो गया तो इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके, जो फोर्स अभी ये धक्का देने में मुझे एक फ्रिक्शन फील होगा, बट इट विल नॉट मूव। Okay, when I apply some force, the body will not move, but I will feel some force, opposite force. That force I will feel, that is static friction, because ये अभी खड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि
ये जो बॉडी है इसका मास जितना ज़्यादा होगा उसका फ्रिक्शन भी उतना ज़्यादा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रक गाड़ी धक्का देने में ज़्यादा फोर्स लगेगा या छोटा गाड़ी, एक कार है? ऑब्वियसली बोलोगे क्योंकि कि सर ये ट्रक गाड़ी में ज़्यादा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, टायर का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है। यस और नॉट? सो बॉडी के मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, नाउ कैन आई से हियर, क्या मैं यहाँ से न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ से बोल सकता हूँ R इक्वल टू mg। देखो, दिस फोर्स इक्वल टू दिस, yes or not? Yes, I can write R equal to mg according to Newton's third law. Now, coefficient of friction क्या बोलता है? coefficient of friction बोलता है कि जी यहाँ पर opposite force friction उतना ही ज़्यादा लगेगा, उतना ही ज़्यादा लगेगा, that is F is proportional to R। मतलब रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा, फोर्स जितना ज़्यादा होगा, उतना फ्रिक्शन लगेगा। दैट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल। এটা বাঢ়িলে আনটো বাঢ়িব। ডাইৰেক্টলি প্ৰোপোৰ্চনেল অসমীয়াত যদি কওঁ আমি ইয়াক সমানুপাতিক বুলি কোৱা হয়, বুজিছানে? সো এটা ৰিয়েকশ্যন ফোৰ্সৰ মান যদি বাঢ়ি যায়, অপোজিট ফ্ৰিকশ্যনৰ মানো বাঢ়ি যাব, বুজিছানে? সো ফোর্স ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য নর্মাল রিয়েকশন। দিস ইজ কল্ড নর্মাল রিয়েকশন। ओके, सो जिमान फोर्स बाढ़िब हिमान नॉर्मल रिएक्शन हिमान फ्रिक्शनल फोर्स बाढ़िब। यस, अभी देखो क्या मैं बोलता हूँ कि R इक्वल टू एम जी। नाउ जितना R बढ़ेगा, जितना एम जी बढ़ेगा, एम का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, R का वैल्यू भी उतना ज़्यादा होगा। यस और नॉट? बिकॉज R इक्वल टू एम जी, मतलब इस बॉडी का अगर मास ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा, रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, बिकॉज दे आर इंटररिलेटेड। अल्टीमेटली दिस इज कनेक्टेड टू, अल्टीमेटली आई कैन राइट F is proportional to mg because R equal to mg, that is g is the acceleration due to gravity, that অসমীয়াত বুলি কোৱা হয় মধ্যাকৰ্ষণিক ত্বৰণ বুলি কোৱা হয়। g ৰ মান is fixed 9.8 meter per second, but mass can be vary, মাছ চেঞ্জ হ'ব পাৰে। তুমি ডাঙৰ বস্তু ল'বা মাছটো ডাঙৰ হ'ব, তুমি সৰু বস্তু ল'বা মাছটো সৰু হ'ব। ইটস কমন सेंस, হ'ল কথা। এতিয়া কথাটো হ'ল, अभी बात क्या है, ये तो समझ में आ गया। अभी बात है कि ये प्रोपोर्शनली सोचो, अभी के लिए ये इतना ही लिखता हूँ, F इज प्रोपोर्शनल टू R। नाउ अभी मैं अगर इसको उठाऊंगा तो एक F इक्वल टू क्या होगा, म्यू R। यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी जब उठाते हैं तब एक कांस्टेंट बैठता है, दैट यू नो, सबको पता है। सो दैट कांस्टेंट आई हैव रिटन एज म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। ये नया वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ये सब। दैट म्यू इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। याके की बोली कोआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नाउ दैट म्यू वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सरफेस। ओके, जैसे अब ये सरफेस अलग सरफेस है, ये एक अलग सरफेस है। अगर मैं वुडन सरफेस लूँ, वो एक अलग सरफेस है। पीस रास्ते को ले लो, और एक सोचो टाइल्स का अगर एक सरफेस ले लो, अलग अलग प्लास्टिक का कोई सरफेस ले लो, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग सरफेस है, अलग अलग फ्रिक्शन लगेगा, एंड दैट फ्रिक्शन सरफेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन म्यू। ये म्यू वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी देखो उतना ज़्यादा होगा। मतलब सरफेस में अगर ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है, दैट टाइम म्यू वैल्यू भी विल बी मोर। ओके, इट हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग वैल्यू होते हैं। ओके, दैट यू हैव टू नो। सो ये लिख लो। सो ये समझ में आ गया आई थिंक। ओके, नाउ यू कैन राइट तुम्हारे लिखिब पारा जे फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction, that is F is proportional to R and F equal to mu R. Okay, so that is the thing.
ये बॉडी है, ये बॉडी भी ड्रॉ कर सकते हो कि नीचे की तरफ इसका एम की वजह से लग रहा है एम जी, और ये बॉडी वो उसके ऊपर दे रहा है आर, और इस तरफ क्या लग रहा है फ्रिक्शन. Okay, that friction is dependent on the normal reaction, and since R equal to mg, so okay, वो बाद में लिखेंगे. So can I write mu equal to F by R? Okay, so देखो it is the ratio of, अगर मैं coefficient of friction को अगर define करूँगा from this formula, মই যদি coefficient of friction যদি এইটো ফৰ্মুলাৰ দ্বাৰা যদি আমি ডিফাইন কৰিব যাওঁ তেতিয়া চোৱা F আৰু R ইয়াৰ অনুপাত ৰূপত আছে, इस रेशियो फॉर्म में है ये. सो कैन आई से इट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन. ओके, सो यार पर আমি ডেফিনিশন আমি মুখস্থ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই. we no need to memorize these things. You just write the formula, and from formula you write the definition. So it is the ratio of coefficient of friction. So you write, ये लिख लो, coefficient of friction is defined as the friction, the ratio of frictional force और friction एक ही बात है, force to the normal reaction. Okay, that is mu equal to F by R. Is the ratio of simple frictional force to the normal reaction. Okay, frictional force to the normal reaction, that's the thing. Okay, that is the thing. Now हम एक चीज लिखेंगे, that is अलग अलग केस के लिए. Case 1, for static friction, for example सोचो कि ये बॉडी है, ये रेस्ट में है. ओके, नाउ यहाँ पर mg लगा हुआ है और ऊपर की तरफ क्या लगेगा रिएक्शन. नाउ दिस बॉडी एट रेस्ट, नाउ तब ये बॉडी रेस्ट में है तो इस टाइम जो फ्रिक्शन फील होगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. सो दैट टाइम इसका यहाँ पर जो वैल्यू म्यू है, म्यू एस, मतलब इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, नाउ यू कैन राइट स्टैटिक फ्रिक्शन हियर, यू कैन राइट म्यू. सिमिलरली कुछ नहीं है, म्यू इक्वल टू एफ एस मीन्स static friction divided, sorry, no, yes, Fs by R. Okay, Fs by R. So here F is called coefficient of static friction. सो आप लोग अभी लिखोगे, आप लोग थोड़ा खुद भी कुछ क्रिएट करो. ओके, आप लोग अभी इसका डेफिनेशन लिखोगे. कैसे लिखोगे? यू हैव टू राइट दैट इट इज द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन. सिर्फ इतना ही लिखना है. वहाँ पर सिर्फ मैंने फ्रिक्शन वो जनरलाइज था, अभी स्पेशल केस है, वहाँ पर लिखना है सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन. ओके, अभी समझ में आया कितने लोग वीडियो देख रहे हो. ओके, क्योंकि आज मैं यहाँ से लिखने के लिए आप लोग को बोल रहा हूँ. ओके, यू राइट द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. देखो नेक्स्ट केस 2, दिस इज फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन. फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन. ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या था? इट्स द मैक्सिमम फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स needed to just start a body. Okay, এটা বডি জাস্ট
চলাব মানে জাষ্ট গতি কৰাৰ সক্ষমতা পাবলৈ যিখিনি ফ্ৰিকশনাল ফোर्स লাগে তাক কি কোৱা হয় তোমাৰ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन में सोचो ये सेम बॉडी है, बॉडी में अभी जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज mg लगेगा, ये ऊपर r लगेगा। नाउ दैट बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग। सो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है म्यू एल। ओके, सो यहाँ पर म्यू एल होगा FL by, this is called coefficient of limiting friction. This is called coefficient of limiting friction. Okay, so बेसिक डिफरेंस कुछ नहीं है, यहाँ पर भी डेफिनेशन सिंपली लिखना है, इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, इतना ही लिखना है। ओके, आप लोग लिख लेना इसके साथ। नाउ लास्ट वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन भी कभी कभी बोलते हैं इसको, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, सो नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर होगा म्यू के और यहाँ पर होगा एफ के। जब सोचो इट्स इन मोशन, जब कोई भी बॉडी मोशन में रहता है दैट टाइम जब फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, सो यहाँ पर सिंपली ऐसा ही है, यहाँ पर जो क्या लिखेगा एफ के, यहाँ पर होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो इसका भी डेफिनेशन इसके साथ लिखना है, इज द रेशियो ऑफ kinetic friction to the normal reaction. Okay, that is the thing. So finally we have got that is F equal to mu r, वो हमें मिला था। Again you have to write r equal to mg, so you can write b equal to mg। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी न्यूमेरिकल में चाहिए। ओके, सो ये लिख लेना, साइड में नोट देके लिखना है, नोट देके लिखना है। ओके, ये 1 नंबर लिखो, 2 नंबर लिखो, म्यू वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। म्यू वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर, कौन सा कैसा सरफेस होगा। ओके, थोड़ा तुम्हार डिफरेंट सरफेस तुम्हारे बहुत एग्जाम्पल कलो, जैसे पिस रास्तार कारण बेलेग धৰণৰ হ'ব, तुम्हार लोहार जो क्या सरफेस থাকে तार कारण बेलेग होगा। सो डिफरेंट सरफेस के लिए अलग अलग म्यू का वैल्यू होगा। इस वैल्यूज डिपेंड्स ऑन, इससे कांस्टेंट वैल्यू, सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस कैसा है, उसका नेचर कैसा है। ओके, जैसे आप लोगों का नेचर कैसा है, आप लोगों का नेचर होना चाहिए स्टूडेंट जैसा। ओके, स्टूडेंट के कैरेक्टर में क्या क्या आता है, हाँ अच्छा, ओके राइट। एक बात बताओ कि जब कोई भी एक्टर कोई भी कैरेक्टर करता है, पर्टिकुलरली कोई भी कैरेक्टर करता है, तो दैट टाइम वो इस कैरेक्टर, सोचो फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग माय कैरेक्टर एज ए टीचर, देन हाउ मच आई कैन गिव इफेक्टिवली, दैट्स मैं जितना अच्छा दूंगा माय कैरेक्टर भी, तुम लोग बोलोगे बहुत अच्छा सर ने पढ़ाया, मतलब आई हैव, मैंने मेरे कैरेक्टर को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया। ओके, और ख़राब तरीके से पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो मेरा कैरेक्टर उस टाइम मैंने जो रोल किया वो अच्छा नहीं था। ओके, क्योंकि हर लोग डेली लाइफ में अपना रोल कर रहा है। ओके, सो कोई भी एक्टर जब सोचो पुलिस का रोल कर रहा है, कुछ अलग डाकू का रोल करेगा, कुछ भी करता है, तो दैट टाइम कितना अच्छी तरह से कर रहा है, दैट इज़ आप लोग मार्किंग करते हो कि ये अच्छी तरह से एक्टिंग किया, ये भी अच्छी तरह से किया, बहुत अच्छा लगा। सो स्टूडेंट का भी ये भी एक फिल्म का रोल जैसा होता है, क्योंकि स्टूडेंट का जब एक्टिंग आता है दैट टाइम क्या होता है कि आप लोग ये करना पड़ेगा, दैट इज आप लोग जो भी टीचर टास्क देगा दैट यू हैव टू डू, खुद से पढ़ो कुछ, हर कुछ हम पढ़ाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, टाइम नहीं है, जो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल देखो कितना है बुक में, उसके बाद देखो कि
समथिंग बियॉन्ड द, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, इस साइंस की जो सब्जेक्ट उसके बाहर में कुछ अलग कुछ मुझे इंटरेस्ट लगता है तो वो भी पढ़ो, ओके, बिकॉज यू हैव टू मल्टी डायमेंशनल, ओके, हर तरफ आज के जो टाइम है हर तरफ आपका एक डायरेक्शन होना चाहिए कि अच्छा ये बात बोल रहा है, पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, ओके ये भी समझ में आ रहा है, चलो टेक्निकल बात कर रहा है ये भी समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है ये भी समझ में आ रहा है। सो ये भी अगर तुम्हें हर तरफ से हर चीज़ में, तो इफ़ यू आर हैव नॉलेज, दैट टाइम यू आर ए गुड एक्टर, गुड एक्टर इन द रोल ऑफ स्टूडेंटशिप, ओके, स्टूडेंटशिप, ओके। तो दैट इज़ द थिंग। और ऐसा है कि सर इतना कष्ट करके, सारे लोग इतना कष्ट करके वीडियो बना रहे हैं, आप लोग थोड़ा काट काट के देख रहे हो। सो आई थिंक ये रोल अगर करोगे तो दैट टाइम थोड़ा तो कैरेक्टर, मतलब जो जब स्टूडेंटशिप जो कैरेक्टर होता है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आई थिंक होता है, ओके, दैट इज़ द थिंग। नाउ तो इतना तो समझ में आ गया। नाउ विल डू न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल करते हैं, ओके। सोचो फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है ये, ओके। नाउ सोचो यहाँ पर एक ऐसा है, ओके, दिस इज 3 kg एंड ये है 2 kg, 2 kg, ये 3 kg है, ये 2 kg है, ओके। नाउ एक ये देखो यहाँ पर नीचे की तरफ mg लगेगा, दैट इज 3 of g, 3 of g मीन्स mg, ओके। नाउ यहाँ पर एक टेंशन लगेगा, ये रस्सी है, ये ऐसे एक्सीलरेशन हो रहा है, नीचे की तरफ आएगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ इसको खींच के लगेगा। नाउ यहाँ पर भी टेंशन लग रहा है, ओके। नाउ ये देखो इसका, ये जब इस तरफ लगता है इस तरफ क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और यहाँ पर दिया हुआ है गिवन म्यू के इक्वल टू 0.04, ओके, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन था वो कितना था, 0.04 वैल्यू दिया हुआ था, ओके। और देखो काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि देखो म्यू इक्वल टू हैव गॉट F/R, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो न्यूटन न्यूटन काट जाए तो कोई यूनिट नहीं रहता है, ओके। इससे इट्स यूनिटलेस क्वांटिटी। तो यहाँ पर बोला है फाइंड एक्सीलरेशन एंड टी, ये जो मूव कर रहे हैं तो इसका एक्सीलरेशन कितना है और टेंशन कितना है, तो ये इतना ही निकालना है, ओके। लेट्स डू। नाउ टेल मी, for this body, this is A body, this is B body. For A body, total force कितना है, total force कितना है बोलो। देखो नीचे की तरफ पहले कौन सा खींच रहा है, mg, ओके, that is 3g minus t equal to 3a। समझ नहीं आया, देखो नीचे की तरफ ये फोर्स खींच ला रहा है, ओके, नीचे की तरफ ये फोर्स खींच के ला रहा है, तो पहला कौन सा लगेगा, मास की वजह से जो हमने पुली में करा था, सिमिलरली माइनस थी, देखो ये टेंशन इक्वल टू टोटल फोर्स कितना है 3 एम कितना है 3। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ यहाँ पर देखो एक है यहाँ पर फॉर बी बॉडी, कौन पहले खींच रहा है, टेंशन इसको इस तरफ जा रहा है, ये बॉडी मूविंग दिस डायरेक्शन, ये इस तरफ जा रहा है, ओके। सो टेंशन इसको खींच के ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो 3g ये पहले लगा, उसके बाद टेंशन इज इक्वल टू ma ना, ये इसकी तरफ आता है, टेंशन इसको खींच के इस तरफ ले आ रहा है, सो पहला कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन, यस और नॉट। सो फर्स्ट टेंशन इज एक्टिंग माइनस
देखो फ्रिक्शनल फोर्स लगा है यहाँ पर, कौन सा, देखो ये इसका ऑपोजिट में कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज एफ के इक्वल टू कितना होगा 2a। इसका एक्सीलरेशन जा रहा है a से, ओके, मास कितना है 2 है, सो दैट इज द थिंग। नाउ यहाँ पर देखो कि एफ के का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू, एफ के का वैल्यू ये लिख लो पहले, हो गया, ओके। देखो वी हैव गॉट म्यू के इक्वल टू एफ के बाई आर, हमने थोड़ी देर पहले किया इसको। अगेन आर इक्वल टू एम जी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ के इज इक्वल टू एम जी, तो एफ के इक्वल टू ये म्यू के हो गया, सो एफ के इक्वल टू क्या होगा म्यू के इंटू एम जी, ओके। टेक जी इक्वल टू हम यहाँ पर पकड़ेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू, तो यहाँ पर म्यू के का वैल्यू कितना है 0.04 इंटू एम कितना है 2 इंटू 10, यस, देखो तो, ओके। नाउ 0.04, ये अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना होगा 0.04 इंटू 20 होगा, यस और नॉट, ये देखो। सो नाउ आई कैन ये इक्वल टू, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम अगर कैलकुलेशन 4/100 लिख सकते हैं इसको हम, इंटू 20, ये कैंसिल करो, ये करो, ये एक होगा, सो ये हो गया। फाइनली देखो फिर से करते हैं, वी हैव गॉट एफ के इक्वल टू म्यू एम जी, म्यू का वैल्यू कितना है 0.04, म्यू का वैल्यू कितना है 0.04, एम कितना है 10 और जी कितना है 2, एम 2 है, जी 2 इंटू 10, सो इसका वैल्यू आएगा पॉइंट, देखो कितना आता है, समझ में नहीं आता है, इसको हम लिख सकते हैं 4/100, देखो 0.04 है, ओके, दैट यू नो, 2 इंटू 10 20, ये कट करो, ये कितना होगा 8/10, इसको लिख सकते हैं 0.8 न्यूटन, yes or no, okay, so we have got f k equal to 0.8, that we have got. Now दो इक्वेशन 1 and 2 प्लस करो, 1 and 2 इक्वेशन को प्लस करो, तो कितना था, वो था 3g माइनस t प्लस t माइनस एफ के इक्वल टू 3a प्लस 2a, इक्वेशन 1 and 2 को ऐड करो, देखना मिल जाएगा ये। नाउ टी विल कैंसिल आउट, 3g मतलब 10 है, माइनस वो कितना था 0.8, ये हुआ गया 5a। नाउ 30 माइनस 0.8 इक्वल टू 5a, ये कितना होगा 29.2 इक्वल टू 5a, और a इक्वल टू 29.2/5, इसका आंसर निकल कितना होगा, निकल के सबमिट करना, ओके। नाउ ये तो a निकल गया, a का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में बैठा दो, यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर टेंशन, ओके। सो एनी इक्वेशन, सोचिए इक्वेशन 1 इम्प्लाइज वो कितना था 3g माइनस t इक्वल टू 3a, सो ये क्या हो जाएगा 3a, इस तरफ आ जाएगा 3g माइनस 3a इक्वल टू t, सो यहाँ से a का जो वैल्यू निकलेगा, वहाँ से वो यहाँ पर पुट करना, यू विल गेट द आंसर t, टेंशन निकलेगा, ये आप लोगों को असाइन में है, ये करना है, ओके। सो दैट्स इट। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, इतना मतलब धीरे धीरे जा रहा हूँ, ओके, क्योंकि आप लोगों का स्पीड में जाएंगे तो फिर भी वही है, अगर फिर से अगर पढ़ाना पड़ता है तो
बात अच्छा नहीं है। ओके सो मैं मतलब ख़त्म कर दूंगा और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दैट्स नॉट ए इफेक्टिव वे। ओके और ऐसा है कि पढ़ा रहा हूँ, चल रहा है, चैप्टर ख़त्म हो रहा है, फिर से पढ़ाना पड़ रहा है, सो तो क्या होगा। ओके सो इतना ही। ओके थैंक यू सो मच।